तुम्हारी पांचों बेटियां मेरे प्यार में इतनी अंधी हो रखी हैं कि मैं अभी जाकर उनसे ये बोल दूं कि तुम्हारे पापा ने ये किया है तो वो तुम्हें छोड़ देंगी, लेकिन मुझे नहीं। तुम एक काम करो, अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो, फिर कुछ सोचूंगा मैं। तुम्हें शर्म नहीं आती? एक साथ 5-5 लड़कियों की जिंदगी के साथ खेल रहे हो। मैं तुम्हारी पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगा। अभी समझा रहा हूँ, मेरी बेटियों की जिंदगी से चले जाओ, वरना। सोच लो, प्रॉपर्टी देना चाहते हो या अपनी पांचों बेटियों की जिंदगी इसी तरह बर्बाद होते हुए देखना चाहते हो? अरे मेरी प्यारी बेटियों, मैंने आज घर में तुम पांचों का मनपसंद खाना बनाया है। आज बताओ मेरी प्यारी बेटियों ने क्या क्या किया। आज तो बहुत मजे किए। और पता है, मैं आज जब पार्लर में गई थी ना, तो वहाँ एक लड़की का भाई आया था। बहुत ही अच्छा लग रहा था। क्यों दीदी, कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया क्या? पापा, बात आगे बढ़ाओ दीदी की। बेटा थोड़ा संभाल कर किसी से बात किया करो। तुम पांचों मेरी जान हो। तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? पापा, अब हम छोटी नहीं है, बड़ी हो गई है। हमें अपने सही गलत के बारे में बराबर पता है, तो आप परेशान न हुआ करो। हाँ पापा, और वैसे भी बाकी चारों का मुझे नहीं पता। मैं तो लव मैरिज ही करूँगी। क्या मतलब है तेरा? मैं भी लव मैरिज करूँगी। बेटा मैं तुम लोगों को किसी चीज के लिए नहीं रोकता, लेकिन तुम लोग क्या अब मुझसे बिना पूछे ही शादी कर लोगी? मैं मायने रखता हूँ या नहीं? मुझे लड़के के बारे में पता तो होना चाहिए। पापा, हम आपको बिना बताए बिना पूछे शादी नहीं करेंगे। आपको बताकर, आपसे इजाजत लेकर ही करेंगे। और आपको भी हमारी पसंद पर भरोसा होना चाहिए। हम ऐसे ही किसी को थोड़ी पकड़कर आपके सामने ले आएंगे। ऐसे ही बातें करते हुए सब खाना खाने लगते हैं। इसी तरह घर में सब साथ खुशी से रहते हैं। कुछ दिनों बाद मनोज अपने ऑफिस से घर आ ही रहा था कि तभी रास्ते में वो अपनी सबसे छोटी बेटी अदिति को एक लड़के के साथ देखता है। और ये देखकर मनोज खुद से कहता है, ये कौन लड़का है और अदिति इसके साथ क्या कर रही है? मुझे पता करना चाहिए। मनोज अदिति के पास जा ही रहा था कि तभी अदिति के पास से वो लड़का चला जाता है। और तभी मनोज अदिति के पास पहुंचकर कहता है, बेटा अभी जो तेरे साथ लड़का था वो कौन था? पापा, वो मेरा बॉयफ्रेंड रोहित था। मैं आपको सब बताना चाहती थी। अच्छा, वो आपने खुद ही देख लिया। बेटा तो मुझसे मिलवाना तो चाहिए था ना, और वो अचानक से चला क्यों गया? पापा, वो उसके घर से कॉल आ गया था, इसलिए वो चला गया। और कोई बात नहीं, मैं उसको किसी दिन खाने पर बुला लूंगी। ठीक है, अभी घर तो चल, लेट हो जाएगा वरना। मनोज और अदिति दोनों घर आ जाते हैं। अगले ही दिन मनोज की बड़ी बेटी ज्योति उसके पास आती है और कहती है, पापा आज आप ऑफिस मत जाना, आज आप मेरे साथ चलोगे, क्योंकि मुझे आपको किसी से मिलवाना है। थोड़ी देर बाद ज्योति मनोज को एक कैफे में लेकर जाती है और वहाँ पर ज्योति का बॉयफ्रेंड रोहित आता है। जिसके बाद ज्योति कहती है, पापा इनसे मिलो, ये है रोहित, मेरे बॉयफ्रेंड। हम दोनों शादी करना चाहते हैं एक दूसरे से। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, मैंने शायद आपको पहले कहीं देखा है। हाँ अंकल जी, देखा होगा। मैं इसी शहर में तो रहता हूँ, कभी कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा। पापा ये बहुत बड़े बिजनेसमैन है, तो आपने किसी बिजनेस पार्टी में ही देखा होगा इन्हें। मनोज ज्योति की बात मान तो लेता है, लेकिन उसे रोहित को लेकर शक हो जाता है। कुछ दिनों बाद मनोज की तीसरी बेटी सोनी भी रोहित के साथ अपने घर आती है, लेकिन तब रोहित अपने मुंह पर नकली दाढ़ी लगा कर आता है। जिसके बाद घर आकर सोनी मनोज से कहती है, पापा दीदी और बाकी की दोनों कहाँ गई? मैं अपने बॉयफ्रेंड को आप सबसे मिलवाने लाई हूँ, लेकिन घर में तो आपके अलावा कोई है ही नहीं। पता नहीं, शायद कोई काम होगा तभी गई है, लेकिन अपने बॉयफ्रेंड से तो मिलवा। ये रहे मेरे बॉयफ्रेंड, इनका नाम है रोहित। इनका कार का बिजनेस है और इनको देखकर तो आपको यकीन हो गया ना कि आपकी लड़की ने एक बहुत अच्छे लड़के को आपका दामाद बनाने के लिए चुना है। रोहित बेटा, आपका कोई भाई भी है क्या? मैंने आपके जैसे एक इंसान देखा है, लेकिन उसकी दाढ़ी नहीं है। नहीं अंकल जी, मैं अपने घर का इकलौता बेटा हूँ। आपने शायद किसी और को देखा होगा और मुझे समझ रहे हो। दाल में कुछ तो काला है, मुझे पता तो लगाना ही पड़ेगा। मनोज को रोहित पर शक तो हो ही जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। थोड़ी देर में रोहित चला जाता है और सोनी अपने कमरे में निकल लेती है। तभी घर में मनोज की चौथी बेटी नीलम फोन पर बातें करती हुई आती है और मनोज को देखकर कॉल कट कर देती है। तभी मनोज कहता है, तू किससे बात कर रही है? कहीं तेरा भी कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं है ना? 3 के तो बॉयफ्रेंड है, तू भी बता दे अगर तेरा है तो। आपको कैसे पता चला कि मेरा बॉयफ्रेंड है? अच्छा, पता चल ही गया तो रुको मैं दिखाती हूँ। ये देखो इसकी फोटो, अच्छा है ना? इसका नाम रोहित है, बहुत अच्छा लड़का है ये। इसका भी नाम रोहित है? आखिर इतना बड़ा इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। अब जल्दी ही सच्चाई का पता लगाना पड़ेगा। हो ना हो, ये एक ही इंसान है। नीलम जैसे ही मनोज को रोहित की फोटो दिखाती है,
तभी मनोज समझ जाता है कि ये कोई अलग अलग इंसान नहीं बल्कि एक ही इंसान है जो उसकी चारों लड़कियों का बॉयफ्रेंड बना है। अगले दिन मनोज अपनी दूसरी बेटी अलका के ऑफिस जाता है और उसे सारा सच बताने की कोशिश करता है कि उससे पहले ही वहाँ अलका ही मनोज को अपने बॉयफ्रेंड रोहित से मिलवाती है और किसी काम से चली जाती है। लेकिन मनोज अलका के बॉयफ्रेंड को देखकर समझ जाता है कि ये भी रोहित है, जिसके बाद वो उसे देखकर गुस्से में आता है और रोहित से कहता है, तुम्हें शर्म नहीं आती? एक साथ 5-5 लड़कियों की जिंदगी के साथ खेल रहे हो। मैं तुम्हारी पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगा। अभी समझा रहा हूँ, मेरी बेटियों की जिंदगी से चले जाओ, वरना। आपसे अपनी बेटियां तो संभाली नहीं गई और आप मुझे बोल रहे हो जाओ, जाकर बता दो, फिर खुद देख लेना क्या होगा। तुम्हारी 5 बेटियां मेरे प्यार में इतनी अंधी हो रखी हैं कि मैं अभी जाकर उनसे ये बोल दूं कि तुम्हारे पापा ने ये किया है तो वो तुम्हें छोड़ देंगी, लेकिन मुझे नहीं। तुम एक काम करो, अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो, फिर कुछ सोचूंगा मैं। मतलब तुमने ये सब प्रॉपर्टी के लिए किया है? और नहीं तो क्या, पैसों के लिए ही तो किया है, वरना कौन तुम्हारी नक्सड़ी बेटियों को प्यार करेगा। तुम्हें मैं कल तक का टाइम देता हूँ, सोच लो। प्रॉपर्टी देना चाहते हो या अपनी 5 बेटियों की जिंदगी इसी तरह बर्बाद होते हुए देखना चाहते हो? इतना बोलकर रोहित वहाँ से चला जाता है। मनोज बहुत परेशान हो जाता है और उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो घर जाने लगता है कि तभी रास्ते में स्ट्रेस की वजह से मनोज को चक्कर आ जाते हैं, जिसके कारण वो गिर जाता है। तभी एक गीतिका नाम की लड़की वहाँ आती है। वो बेहोश मनोज को अपने साथ घर ले जाती है। थोड़ी देर बाद जब मनोज को होश आता है तो वो उस घर में रोहित की फोटो लगी दिखता है, जिसके बाद वो पास खड़ी गीतिका को कहता है, बेटा तुम कौन हो और ये कौन है, और इसकी तस्वीर तुम्हारे घर में क्या कर रही है? ये मेरे पति हैं, तो इन्हीं की तस्वीर होगी ना मेरे घर में। मनोज गीतिका को सारी बात बताता है और गीतिका कहती है, मुझे पहले ही इन पर शक हो रहा था, लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं था, इसीलिए चुप रह गई। लेकिन अब नहीं अंकल जी, आप एक काम करना अंकल जी, आप अपनी 5 बेटियों को लेकर कल शाम मेरे घर आ जाना। मैं भी रोहित को दिखाना चाहती हूँ और बताना चाहती हूँ कि अब कौन सा झूठ बोलते हैं वो। मनोज अगले दिन शाम को अपनी 5 बेटियों के साथ गीतिका के घर आता है और वहाँ गीतिका और रोहित बैठे होते हैं। वहाँ आते ही रोहित को किसी और के साथ देखकर मनोज की 5 बेटियाँ कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और ये कौन है? तुम सब यहाँ क्या कर रही हो? पहले तुम बताओ, मेरे होते हुए तुम इसके साथ क्या कर रहे हो? 1 मिनट, ये मेरा बॉयफ्रेंड है तो आप क्यों पूछ रही हो? आपने जीजा जी को अपना बॉयफ्रेंड बोलते हुए शर्म नहीं आती? तुम सब चुप हो जाओ और रोहित बेबी तुम सबको बता दो तुम्हारी गर्लफ्रेंड कौन है। इसका मतलब तुम हम 5 के साथ टाइम पास कर रहे थे, क्योंकि ये मेरा भी बॉयफ्रेंड है। ये लड़का तुम सबकी जिंदगी के साथ खेल रहा था, वो भी बस पैसों के लिए। तुम सबको अगर मैं बिना सबूत के कुछ बताता तो कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करता, इसीलिए मैंने इसकी बीवी गीतिका के साथ मिलकर ये प्लान बनाया। हाँ अंकल जी सही बोल रहे हैं, ये आदमी एक नंबर का झूठा है। मैं इसकी बीवी हूँ, लेकिन आज तक इसने इतनी सफाई से झूठ बोला कि मुझे कभी इसके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं मिला। तुम लोगों को भी कोई बात समझाने का फायदा नहीं है। मैंने ही सर पर चढ़ा रखा था तुम 5 को, इसीलिए तुम 5 को इससे बचाने के लिए ये प्लान बनाना पड़ा। हमें माफ कर दो, हमने कभी आपकी बात नहीं सुनी पापा। हाँ, हमें समझ आ गया है कि आप जो भी सोचते हो हमारे भले के लिए ही सोचते हो। आगे से हम कभी भी आपके खिलाफ नहीं जाएंगे। हाँ पापा। इतना बोलकर सारे मिलकर रोहित की खूब पिटाई करते हैं और रोहित को पुलिस के हवाले कर देती हैं, जिसके बाद मनोज की सारी बेटियां उसकी सभी बातें मानती है और खुशी खुशी रहती हैं। अरे बस करो, बंद करो तुम सब इस शोर को। ये क्या लगा रखा है सुबह सुबह? भाभी आपने ये क्या किया? भगवान की आरती को आधे में ही रोक दिया। क्या जरूरत थी इतनी जोर से चिल्लाने की? हाँ अंतिमा, अनिशा सही कह रही है। क्या तरीका है तुम्हारा? ये तो मुझे पूछना चाहिए। पूजा करने का ये आप लोगों का क्या तरीका है? सुबह सुबह इतना शोर मचा रखा है। बहू, भगवान की पूजा सुबह में ही होती है और ऐसे ही होती है। हाँ तो करो ना पूजा, लेकिन शांति से, मन में। इतनी जोर से घंटी कौन बजाता है? इतनी अच्छी नींद खराब कर दी मेरी। भगवान ही जाने हमारे सात्विक परिवार में इसके जैसी नास्तिक बहू कहाँ से आ गई। बहू, वैसे उठने का समय तो हो गया है, वो अलग बात है कि तुम्हें सूरज चढ़ने के बाद ज्यादा ही नींद आती है। भाभी आप इतना गुस्सा मत करिए। अब सुबह के समय तो लोग पूजा ही करेंगे ना। अब आपको नहीं पसंद, आप नास्तिक हो, तो जरूरी नहीं है कि सब नास्तिक हो।
तुम तो चुप ही रहो अनीशा, ये सब तुम्हारी वजह से ही हो रहा है, क्योंकि इस घर में सबसे बड़ी पुजारन तुम ही हो। कितनी पूजा करती हो, पूरे दिन बस पूजा में लगी रहती हो। ये क्या तरीका मेरी बहन से बात करने का? तुम नास्तिक हो तो रहो ना, लेकिन मेरी बहन को आस्तिक होने का ताना मत मारा करो। जाओ यहाँ से, पूजा खराब कर दी हमारी। अजीत के इतना कहने पर अंतिमा गुस्से में वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ समय बीतता है, लेकिन अंतिमा अपने नास्तिक पन्ने के चलते जब भी कोई उसे पूजा पाठ करने के लिए कहता, वो कोई न कोई बहाना करके वहाँ से निकल जाया करती थी। ऐसे ही एक दिन सुबह के समय सुमन अपने घर वालों के साथ हॉल में बैठी चाय पी रही होती है। तभी उसकी पड़ोसन मालती उसके घर आती है और कहती है, सुमन, मैंने आज शाम को रामायण का अखंड पाठ रखवाया है घर में। उसके बाद ही हम लोग अपने नए घर में गृह प्रवेश करेंगे। उसी के लिए तुमको बोलने आई हूँ। पूरे परिवार को आना है। हाँ हाँ बिल्कुल आएंगे। ये तो बहुत खुशी की बात है मालती कि तेरा नया घर इतनी जल्दी बन गया। वैसे भी तुझे अपने पुराने घर में बहुत परेशानी उठानी पड़ी है, इसलिए तो इस बार पूरे विधि विधान और पूजा पाठ करके ही गृह प्रवेश कर रही हूँ। ये आप बहुत अच्छा कर रही है। वैसे आंटी, बिना पूजा पाठ किए कोई काम अच्छा नहीं होता। मैं ये सोच ही रही थी कि पूजा का नाम सुनकर मेरी आस्तिक नंद की अभी तक आवाज क्यों नहीं निकली। यार, एक और पूजा। मेरे घर में सुबह शाम पूजा कम होती है क्या, जब दूसरों के घर में भी जाऊं पूजा में। बहू, तुझे भी आना है। तू किस सोच में पड़ी हुई है? सुमन, बहू को जरूर ले आना। रामायण का पाठ सुनना है, अच्छा होता है। हो सकता है तेरे घर में कोई नए मेहमान का आगमन हो जाए। हाँ जरूर ले आऊंगी। और वैसे भी तू पड़ोसी होने के साथ साथ मेरी सहेली भी तो है। अनिशा, अपनी भाभी की शक्ल देख जरा। पूजा का नाम सुनते उसके शक्ल पे 12 बज गए, जैसे किसी ने उसकी जान ले ली हो। चुप करिए भैया, अगर भाभी ने सुन लिया ना तो आपकी शक्ल पर 12 बज जाएंगे। ठीक है, अब मैं चलती हूँ सुमन, घर में बहुत काम है। मालती इतना कहकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद सुमन अपनी बहू अंतिमा से कहती है, देखो बहू, अपने घर में तो तुम्हारा नास्तिक पना चल जाता है, लेकिन दूसरों के घर में नहीं चलेगा। इसलिए तुम्हें मालती आंटी के यहाँ चलना ही पड़ेगा। माँ जी, जब आप जानती हैं मैं भगवान में विश्वास नहीं करती हूँ, मुझे पूजा पाठ करना अच्छा नहीं लगता है, तो जबरदस्ती किस लिए? ले जाना है तो मेरी आस्तिक नंद को ले जाइए ना, जिसकी आस्था है पूजा में। लेकिन भाभी, उनको बुरा लगेगा अगर आप नहीं जाओगे तो। उन्होंने कितने प्यार से बोला है माँ से कि आपको जरूर लाए। मुझे कुछ नहीं सुनना है, तुम चल रही हो बस इतना पता है मुझे। सुमन इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। कुछ समय बाद सभी लोग तैयार होकर मालती के घर पूजा में जाते हैं, जहाँ जाकर सभी लोग आंखें बंद करके पूजा में मगन हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अंतिमा सबकी आंखें बंद होने का फायदा उठाकर पूजा करने की जगह वहाँ बैठकर फोन में गेम खेल रही होती है। तभी उसकी पड़ोसन मालती की नजर उस पर पड़ती है और उसे गेम खेलते हुए देखकर वो गुस्से में कहती है, ये देखो, ये है आजकल की बहुएं। इन लोगों ने तो मॉडर्न बनने के चलते पूजा पाठ को भी मजाक बनाकर रख दिया है। आंटी जी, जरा धीरे बोलिए ना, इतना शोर क्यों मचा रही हैं? गेम ही तो खेल रही थी। बहू, तू यहाँ गेम खेलने आई थी क्या? हाँ, यही समझ लीजिए, क्योंकि मुझे पूजा करना नहीं पसंद। लो, इनकी सुनो। सुमन, मुझे तो पता ही नहीं था कि तेरी बहू नास्तिक है, इसलिए शादी के इतने सालों बाद भी ये माँ नहीं बन पाई। मालती, ये तुम बहुत ज्यादा बोल रही हो, और मेरी बहू की वजह से तुम्हारी पूजा खराब हुई, उसके लिए माफ करो। सुमन इतना कहकर अपने परिवार के साथ वहाँ से अपने घर लौट आती है और घर पहुँचने के बाद वो अपनी बहू अंतिमा से कहती है, बहू, अब तू आराम से बैठकर गेम खेल। बाहर वालों के सामने मेरी इज्जत खराब करके तुझे सुकून मिल गया होगा ना। अब मैं तुझे कुछ नहीं बोलूंगी, जो मन में आए वो कर तू। नहीं, मैं नहीं समझ रही। नहीं सुनते भगवान किसी की। मुझे कोई विश्वास नहीं है इन सब चीजों पर, वरना मेरी गोद अभी तक सूनी नहीं रहती। सभी उनकी मर्जी है। भाभी, आप गलत समझ रही हैं। आपने अपने मन में गलत भावना बना रखी है। माँ जी, अब मुझे कह रही हैं, आंटी जी का ताना नहीं सुन रही? उन्होंने मुझे कैसे बच्चे का ताना मारा, ये सब मेरे हाथ में थोड़ी ना है, ये सब भगवान के हाथ में है। लेकिन फिर भी उन्होंने आज तक मेरी गोद सूनी रखी, ताकि लोग मुझे ताना मार सकें। जब आप ये मानती हैं कि सब कुछ देने वाला भगवान ही है, तो क्या आप अपने बच्चे के लिए एक बार सच्चे दिल से भगवान से प्रार्थना नहीं कर सकती? मुझे पूरा विश्वास है भगवान आपकी जरूर सुनेंगे, क्योंकि वो सबकी सुनते हैं। इस आस्था विश्वास पर ही दुनिया कायम है। आपने नास्तिक बनकर तो देख ही लिया है, एक बार आस्तिक बनकर भी देख लीजिए। अनीशा इतना कहकर अपनी माँ को लेकर वहाँ से चली जाती है और अपनी ननद की बात सुनकर अंतिमा सोचने पर मजबूर हो जाती है। अगले दिन सुबह सभी लोग तैयार होकर मंदिर जाने के लिए निकल रहे होते हैं। तभी अंतिमा तैयार होकर उनके पास आती है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी अनीशा कहती है, भाभी, आज आप इतनी जल्दी उठ गई और तैयार भी हो गई, कहीं जा रही हो क्या? हाँ अनीशा, मैं भी तुम लोगों के साथ मंदिर चलूंगी। तुम्हारी बात सुनने के बाद मुझे एहसास हुआ कि शायद तुम सही कह रही हो।
इसलिए मैं दिल से तुम लोगों के साथ मंदिर चलना चाहती हूँ और अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। तुम्हारी बातों से मुझे एक आस मिली है। हाँ भाभी चलिए ना, भगवान चाहेंगे तो आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। तुम हमारे साथ मंदिर चलोगी? इससे ज्यादा अच्छी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। ये तो दुनिया की बहुत अच्छी बात है। लेकिन हाँ, तुम वहाँ जाकर ना अपने फोन में गेम मत खेलने लगना। आप मुझे चिढ़ा रहे हैं? रहने दीजिए, मैं अकेले ही चली जाऊंगी। अरे अरे अरे, तुम गुस्सा मत हो, मैं तो बस मजाक कर रहा था। बस थोड़ा सा ही मजाक किया था, छोटा सा ही मजाक था। वैसे ना मुझे ये मानना बहुत मुश्किल हो रहा है कि तुम और मंदिर जाओगी जो जिंदगी में आज तक कभी मंदिर नहीं गई। ओहो, वैसे अच्छा है, चलो चलते हैं। बहू, तू सच में दिल से हमारे साथ मंदिर चलना चाहती है या सिर्फ हमारी बात सुनकर हमारा मन रखने के लिए चल रही है? माँ जी, मैं पूरे दिल से और आस्था के साथ मंदिर चल रही हूँ, आपके साथ, जबरदस्ती नहीं। कुछ समय बाद सभी लोग एक साथ मंदिर जाते हैं, जहां अंतिमा अपने बच्चे के लिए सच्चे दिल से प्रार्थना करती है। ऐसे ही कुछ समय बीतता है और धीरे धीरे अंतिमा रोज मंदिर जाकर अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करना शुरू कर देती है। ऐसे ही कुछ समय गुजरता है और समय के साथ अंतिमा की प्रार्थना रंग लाती है और उसकी सोनी गोद भर जाती है। और इसी तरह नास्तिक अंतिमा का विश्वास भगवान में और पक्का हो जाता है और वो अपनी आस्तिक ननद की ये बात मान लेती है कि भगवान से सच्चे दिल से की हुई कोई प्रार्थना अधूरी नहीं रहती। निर्जा को अपनी काली काली मोटी आंखों पर बहुत घमंड था। निर्जा की शादी सुनील नाम के समझदार अच्छे घर के लड़के से हो जाती है। ससुराल में निर्जा की सास मीरा और उसकी चश्मे वाली जेठानी रेखा थे। ऐसे ही एक सुबह नाश्ते की टेबल पर जब सभी लोग बैठकर नाश्ता कर रहे थे, तभी रेखा नाश्ता शुरू करने से पहले अपने चश्मे को अच्छे से साफ करती है और खाने की प्लेट पर गौर से देखती है, जिसे देखकर निर्जा कहती है, अरे दीदी, ये अपनी दो आँखों को साफ करके नाश्ते को ऐसे घूर कर क्यों देख रही हो? कुछ नहीं, मुझे लगा कि शायद पराठा जला हुआ है। अरे दीदी, चश्मा आपको लगा है, मुझे नहीं। मेरी आंखें एकदम सही है, काली काली मोटी मोटी, एकदम बढ़िया नाश्ता बनाया है। आप जरा अपनी दोनों आँखों को वापस लगा कर देखो। हाँ, ठीक है। आधी अंधी है पर नखरा पूरा है। बहू, रेखा को भले ही चश्मा लगा है, लेकिन हम सब बहरे नहीं है। ये जो तू धीरे से बोल रही है सुन रहा है मुझे। रेखा तुझसे बड़ी है, आगे से सोच समझ कर बोलियो। सॉरी माँ जी। जिसके बाद सभी लोग मिलकर नाश्ता करते हैं और फिर अपने अपने कामों पर लग जाते हैं। निर्जा को उसकी जेठानी कुछ खास पसंद नहीं थी। वो हमेशा अपनी जेठानी के चश्मे का मजाक बनाया करती। ऐसे ही एक दिन दोनों देवरानी जेठानी कपड़े धो रही थी। तभी निर्जा कहती है, अरे दीदी, जब आप घर पर हैं तो हमें मशीन की और इस महंगे सर्फ की क्या जरूरत है? मतलब? अरे दीदी, सबके पास तो दो ही आँखें होती हैं, पर आपके पास तो चार हैं। आपको तो कपड़ों पर लगे जम्स ऐसे दिख जाते होंगे, उनको तो आप ऐसे ही सस्ते साबुन से रगड़ देंगी, है ना? निर्जा, हर वक्त मजाक अच्छा नहीं होता। तुम्हें अपनी आंखों पर इतना घमंड नहीं करना चाहिए। वक्त का कुछ पता नहीं है, कल को तुम्हें चश्मा लग गया तो क्या करोगी? हाँ, आपसे मेरी सुंदर आंखें बर्दाश्त ही कहाँ होती हैं। आप तो चाहती ही हो कि मुझे भी चश्मा लग जाए ताकि मैं डबल बैटरी सिंगल पावर हो जाऊँ। नहीं निर्जा, तुम गलत सोच रही हो। मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। आपके मतलब से मुझे कोई मतलब नहीं है। ये कपड़े अकेले धो लो, मुझे और भी बहुत काम है, तो मैं वो करने जा रही हूँ। इतना कहकर निर्जा वहाँ से चली जाती है और बाकी घर के कामों में लग जाती है। वक्त गुजरता है और एक दिन जब रेखा बाथरूम में नहा रही थी, तभी निर्जा उसके कमरे में आकर कहती है, दीदी कहाँ हैं आप? बाथरूम में हैं क्या? बाथरूम में हूँ निर्जा, कहो क्या हुआ? वो माँ जी आपको बुला रही थी, कह रही थी कि जल्दी रेडी हो जाओ, कुमकुम आंटी के घर जाना है। अच्छा, माँ जी से कहो बस 10-15 मिनट में रेडी होकर आ रही हूँ। ठीक है, जैसा आप कहो। ये कहकर निर्जा वहाँ से जा ही रही थी कि तभी उसकी नजर ड्रेसिंग टेबल पर रखे रेखा के चश्मे पर जाती है और वो चश्मे को देखकर मन ही मन सोचती है, माँ जी बिना हर जगह बस मेरी इस चश्मे वाली जेठानी को ही ले जाती हैं। आज देखती हूँ कैसे जाती है मैडम माँ जी के साथ रेडी होकर। बिना चश्मे के तो मेरी जेठानी एक किस्म की अंधी ही है। आज इनका चश्मा ही छुपा देती हूँ, फिर देखती हूँ कैसे रेडी होकर जाती हैं। इतना कहकर निर्जा रेखा के चश्मे को कमरे में छुपा देती है और दबे पांव वहाँ से चली जाती है। कुछ देर में जब रेखा बाथरूम से नहा कर आती है तो ड्रेसिंग टेबल पर अपना चश्मा तलाशती है
पर उसे चश्मा नहीं मिलता, जिसके बाद वो खुद से कहती है, ओफो, क्या मुसीबत है, ये चश्मा कहाँ चला गया। नहाने से पहले तो यही रखा था। एक काम करती हूँ, आज बिना चश्मा लगाए ही रेडी हो जाती हूँ, थोड़ा बहुत तो दिख ही जाता है मुझे। अरे रेखा बहू, हुए नहीं क्या तेरे 10 मिनट? जी माँ जी, आ रही हूँ। ओहो, माँ जी भी गुस्सा कर रही हैं। जल्दी से रेडी हो जाती हूँ, इतना तो आइडिया है ही मुझे, रोज मेकअप करती हूँ। खुद से इतना कहकर रेखा शीशे के सामने बैठ जाती है और मेकअप करके रेडी हो जाती है और हॉल में नीचे मीरा के पास आती है, जहाँ निर्जा भी बैठी हुई थी। रेखा को देखकर निर्जा जोर जोर से तालियां बजा बजा कर हंसती है और कहती है, अरे जेठानी जी, क्या बात है, आज चश्मा लगाकर मेकअप नहीं किया क्या? कितनी फनी लग रही हो आप। ओ, एक फोटो तो ले लूं आपकी। जब भी मुझे कभी हंसना होगा ना, आपकी ही फोटो देख लूंगी। मजा आ गया आज तो आपका ये मेकअप देखकर। मुझे भी बता दो कहाँ से सीखा? नीरजा, मुंह बंद करो अपना। रेखा, ये सब क्या है? ऐसे जोकर बनकर क्यों आई हो? शीशा नहीं देखा क्या तुमने? और तुम्हारा चश्मा कहाँ है? माँ जी, वो आज मेरा चश्मा नहीं मिल रहा था, तो आज मैंने बिना चश्मे के अंदाजे से ही मेकअप कर लिया और रेडी हो गई। मुझे पता नहीं है मैं कैसी दिख रही हूँ। हम चले, काफी देर हो रही है। नहीं, तू कहीं नहीं जाएगी जब तक तेरा चश्मा न मिल जाए। नीरजा बहू, तो चल मेरे साथ, पर पहले रेखा का चश्मा तलाश कर दे उसे, ताकि वो अपना हुलिया सवार सके। जी माँ जी। दीदी, मस्त लग रही हो। काश मैं आपकी ये फोटो व्हाट्सएप पे लगा सकती। इतना कहकर निर्जा हंसते हुए रेखा के कमरे में जाती है और उसे उसका चश्मा लाकर देती है, जिसके बाद रेखा खुद को शीशे में देखती है और जोर से चिल्लाती है। तभी मीरा कहती है, रेखा बहू, अब तू अपना ये मेकअप हटा ले, मैं नीरजा को लेकर जा रही हूँ। और हाँ, आगे से कभी चश्मा ना मिले तो ऐसे तैयार मत होना। हम तो घर वाले हैं, बाहर वाले किसी ने देख लिया तो दिल के दौरे से मर जाएगा वो। मीरा इतना बोलकर निर्जा को अपने साथ लेकर कुमकुम के घर चली जाती है। ऐसे ही वक्त गुजरता है और आए दिन निर्जा रेखा को परेशान करने के लिए कभी उसका चश्मा छुपा दिया करती, तो कभी जानबूझकर रेखा को चश्मा उतार कर काम करने को कहती। ऐसे ही एक दिन निर्जा रेखा से कहती है, दीदी, आपने कभी बिना चश्मा लगाए कोई काम करने की सोची है? आप हमेशा ही अपने चश्मे पर क्यों निर्भर रहती हो? क्या करूँ नीरजा, मुझे आदत हो गई है इसकी, इसके बिना मेरा गुजारा नहीं है। नहीं, आज आप सारा काम बिना चश्मा लगाए करोगी, ओके? अब मजा आएगा जब सारा काम उल्टा पुल्टा होगा, तो माँ जी इन्हें खूब सुनाएंगी। आपका ये चश्मा लेकर मैं जा रही हूँ। निर्जा इतना बोलकर रेखा का चश्मा लेकर वहाँ से चली जाती है और बेचारी रेखा जैसे तैसे घर के काम करने लगती है। जिसके बाद वो रसोई में खाना बनाने जाती है और दाल बनाने के लिए कुकर बंद कर देती है, लेकिन उस कुकर में सीटी ठीक से नहीं लगती और उसमें प्रेशर बनने लगता है और प्रेशर इतना ज्यादा बन जाता है कि कुकर फटने की तादाद पर होता है। लेकिन तभी वहाँ निर्जा आती है और रेखा को जल्दी से हाथ पकड़कर बाहर ले आती है। कुकर फट जाता है। तभी वहाँ मीरा आकर कहती है, हे भगवान, ये सब कैसे हो गया? तुम दोनों ठीक तो हो ना? किसी को कुछ हुआ तो नहीं? ये सब हुआ कैसे? पता नहीं माँ जी, मैं तो बस खाना बना रही थी, निर्जा एकदम से वहाँ आई और मेरा हाथ पकड़कर बाहर ले आई और फिर वो धमाकेदार आवाज हुई। ये सब मेरी ही गलती है। मैंने मस्ती मजाक के चलते आज दीदी से उनको बिना चश्मे के काम करने को कहा और ये सब हो गया। मुझे माफ कर दो दीदी, आज मेरी वजह से आपकी जान भी जा सकती थी। अरे माफी मत मांगो, सही कहा था कि मुझे चश्मे के बिना काम करने की आदत होनी चाहिए। आज तो तुमने जानबूझकर ऐसा किया, लेकिन कल को अगर मेरा चश्मा सच में खो जाए तो मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती। एक तरीके की तो मैं अंधी ही हो जाऊंगी। इसीलिए अच्छा है कि समय रहते मुझे मेरी आँखों का ऑपरेशन करवा लेना चाहिए। इतना कहकर रेखा प्यार से निर्जा को गले लगाती है, जिसके बाद निर्जा एक अच्छे से आई डॉक्टर से बात करके रेखा की आंखों का लेजर ऑपरेशन करवाती है और हमेशा के लिए अपनी चश्मे वाली जेठानी को चश्मे से आजादी दिलवाती है। स्मिता एक बड़ी सी ट्रे में बहुत सारी सेव पूरी लिए किचन से अपने कमरे में जा रही थी। तभी उसकी माँ शालिनी उसे टोकते हुए कहती है, ये सेव पूरी की दावत किसको खिलाने ले जा रही है? खुद को माँ। क्या मतलब? ये परात भर सेव पूरी तू खुद ठूसने वाली है? खोपड़ी घास चरने भेजी है क्या तूने? तू कोई राक्षसी है क्या जो इतना खाएगी?
माँ वो अपने YouTube चैनल के लिए आज मैं बिग ट्रे सेव पूरी ईटिंग करने वाली हूँ ना, उसके लिए ही है ये। हाय दैया, एक तो पता नहीं कौन से निहायती नल्ले लोग हैं जो तुझे ये सब फालतू चीजें खाते हुए देखना पसंद करते हैं। माँ देखो, मुझे जो भी बोल लो, लेकिन मेरे दर्शकों को कुछ मत कहना। गिन चुन के तो 7-8 लोग देखते हैं मेरे चैनल को, आप उन्हें भी कम करवाओगी क्या? वो 7-8 भी तेरे दोस्त ही होंगे ना। अरे हमारे जमाने में लड़कियां माँ के सामने भी ढंग से खाना नहीं खा पाती थी, और तू लोगों को दिखा दिखा कर चटकारे लेकर सेव पूरी खाएगी। कैसे बोलते हैं वो? हेलो गाइस, आज मैं आपको परात भर सेव पूरी 5 मिनट में खाकर दिखाऊंगी। हाँ यही तो आता है तुझे। सही है, पैसे फूक बस सेव पूरी खाने में। हटो ना माँ, मुझे ईटिंग वीडियो बनाकर अपलोड भी करनी है। इतना कहकर स्मिता अपने कमरे में चली जाती है और सेव पूरी खाते हुए वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू करती है। कुछ ही मिनटों में वो ट्रे में रखी सारी सेव पूरी चट कर जाती है और अपने पेट को मसलते हुए कहती है, वाह क्या सेव पूरी थी। नहीं, सेव पूरियाँ थी, चटपटी कुरकुरी, मतलब मजा आ गया। ये रोशन चाट भंडार वाला जितने बकवास गोलगप्पे बनाता है ना, उससे कई गुना अच्छी सेव पूरियाँ बनाता है। मतलब आज वाली तो मजेदार थी। ये अपने आप में क्या बड़बड़ा रही है तू? ठूस कर हो गया हो तो बाजार चली जा, घर में हरी मिर्ची नहीं है। माँ मेरा पेट सेव पूरी खाकर फुल हो गया है, मैं कहीं नहीं जा रही। जब जब सेव पूरी खाती है खाकर ऐसे ही पसर जाती है, जैसे सेव पूरी खाकर ना जाने कौन सा नशा हो जाता है इसे। सही कह रही हो माँ, सेव पूरी खाकर जो आराम आता है ना, वो कुछ और खाकर नहीं आता। हाँ तू आराम कर, मैं ही बाजार होकर आती हूँ, क्योंकि तेरे रहते मेरी किस्मत में आराम कहाँ। शालिनी स्मिता को सुनाकर वहाँ से चली जाती है और स्मिता बिस्तर पर जाकर सो जाती है। स्मिता को सेव पूरी खाना बहुत पसंद था। सेव पूरी का स्वाद उसके जुबान से जाता ही नहीं था। अपने मोहल्ले में उसे रोशन चाट भंडार की सेव पूरी ही भाया करती। एक रोज वो वहीं पर सेव पूरी खा रही थी तो रास्ते से गुजर रही उसकी फ्रेंड अंकिता उसे टोकती हुई कहती है, ओए मोटी, क्या बात है, अकेले अकेले खा रही है? हाँ तो अभी सेव पूरी खाने के लिए भी झुंड लेकर घूमूं? मेरा मतलब मुझे भी तो पूछ। तुझे पूछने की जरूरत है भी। भैया 1 प्लेट सेव पूरी इसके लिए भी लगा देना। नहीं, मुझे सेव पूरी नहीं, बर्गर खाना है। अच्छा तो फिर कहीं और जाकर खा, मैं खिला रही हूँ तो सिर्फ सेव पूरी ही मिलेगी। खाना है तो खा, वरना अपने रास्ते जा। ये क्या बात हुई? अभी तू पैसे देगी तो तेरी पसंद का खाना पड़ेगा, मैं तो ऐसा नहीं करती। हाँ लेकिन मैं ऐसी ही हूँ, मेरे साथ खाना है तो मेरी पसंद का ही खाना पड़ेगा। उससे क्या है ना, खाने का मजा 2 गुना हो जाता है। और वैसे भी बर्गर में वो मजा कहाँ जो सेव पूरी में है। पर मुझे तो बर्गर पसंद है ना स्मिता। बोला ना, खाना है तो सेव पूरी ही खानी पड़ेगी, वरना कहीं और जाकर खा ले जो मर्जी। ठीक है भैया, कर दो 1 प्लेट सेव पूरी। स्मिता के जिद करने पर अंकिता को भी सेव पूरी ही खानी पड़ती है। दोनों सहेलियां सेव पूरी खाकर अपने अपने घर लौट जाती है। समय बीतता है। एक रोज उसकी माँ उसे किचन में ले जाकर कहती है, सुन, तुझे जो अच्छे से बनाने आता है वो बनाकर तैयार कर ले, और फिर खुद भी जाकर अच्छे से तैयार हो जाइयो। आज तुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। माँ आपको मजाक करना नहीं आता है तो मत करो ना, ये क्या फालतू की बातें करती रहती हो। ऐसा है, ना मैं मजाक करती ना मेरी आदत है मजाक करने की, इसलिए जो कह रही हूँ वो जाकर कर। और हाँ, जो भी बनाइयो अच्छा बनाइयो, क्योंकि वो तेरे हाथ का ही कुछ चखना चाहते हैं। माँ मेरे लिए रिश्ते वाले आ रहे हैं, पर क्यों? क्यों मतलब? कब तक इस घर में बैठकर सेव पूरी के चटकारे लेती रहेगी? अपने ससुराल जा, वहाँ के राशन पानी पर हमला कर। अरे माँ कैसी बातें कर रही हो। जल्दी कर, मुझे घर की साफ सफाई करनी है, शाम से पहले आने वाले हैं वे लोग। इतना कहकर शालिनी वहाँ से चली जाती है। तभी स्मिता खुद से कहती है, माँ जिस सेव पूरी के लिए आप मुझे इतने ताने देते हो ना, आज वही सेव पूरी खिलाकर मैंने इन अनचाहे रिश्ते वालों को घर से रवाना न किया ना, तो कहना आज तक सेव पूरी खाई है इस स्मिता ने। आज मेरे हाथ की सेव पूरी जो खाएगा ना, वो दोबारा यहाँ रिश्ता लेकर नहीं आएगा। इतना कहकर वो अपने फोन पर सेव पूरी की रेसिपी देखकर जैसे तैसे उसे बनाने की कोशिश करती है और आखिर में उस सेव पूरी पर ऊपर से लाल मिर्च पाउडर छिड़क देती है और फिर कमरे में तैयार होने जाती है। कुछ देर में लड़के वाले उनके घर आते हैं। बातचीत हो ही रही थी कि तभी स्मिता सेव पूरी लेकर बाहर आती है, लेकिन इतने हैंडसम लड़के को देखते ही वो अपनी बनाई तीखी सेव पूरी की प्लेट को जमीन पर छोड़ देती है, जिससे प्लेट जमीन पर गिरती है और सारी सेव पूरी फर्श पर फैल जाती है।
हाय दैया, एक काम ढंग से नहीं होता इस लड़की से। स्मिता बेटा आराम से, ध्यान कहाँ है तेरा? लड़के पर वो मेरा मतलब लड़के वाले आए हैं ना, तो घबराहट से मेरे हाथ से प्लेट छूट गई। कोई बात नहीं, आपने जानबूझकर तो नहीं किया। घबरा गई? मुझे तो नहीं लगता। वैसे भी आजकल की लड़कियां शर्माती तो है नहीं है, तो घबराएंगी क्या? ऐसा नहीं है आंटी जी, कुछ लड़कियां शर्माए ना भले, लेकिन घबरा जाती है। खैर माफ कीजिएगा। अच्छा तो सेब पूरी लाई थी बनाकर हमारे लिए, पर क्या फायदा, हमारे चखने से पहले तो जमीन ने चख ली। अरे शुक्र कर जमीन ने चख ली, आप चखती तो फिर कुछ चखने से तौबा ही कर देती। कोई बात नहीं माँ, जो हो गया सो हो गया। आप जी बिल्कुल, आपका बेटा बड़ा समझदार है। आप लोग चाय पीजिए ना, ये भी स्मिता ने ही बनाई है। जिसके बाद चाय पीते हुए रिश्ते की चर्चा होती है और दोनों पक्षों की रजामंदी से रिश्ता पक्का हो जाता है। और शादी से पहले दोनों कभी कभी एक दूसरे से मिला करते। एक रोज दोनों पास के ही एक बाजार से गुजर रहे थे, जहां एक चाट भंडार पर तीखी सेव पूरी खाने का कंपटीशन चल रहा था, जिसे देख स्मिता निशांत से कहती है, निशांत क्या कहते हो, तीखी सेव पूरी खाई जाए? पागल हो गई हो क्या? मुझे तो तीखा हजम नहीं होता। ना बाबा ना, मुझे कान से धुआं नहीं निकलवाना। अरे तीखे के साथ चटपटा भी तो होगा, और वैसे भी सेव पूरी खाने का मौका है, वो भी 5 प्लेट। तुम यही रुको, मैं चली। अरे स्मिता पर। स्मिता निशांत की बात नहीं सुनती और तीखी सेव पूरी खाने निकल जाती है। और वहाँ बहुत से लोगों की तरह वो भी तीखी सेव पूरी खाने की कंपटीशन में कूद पड़ती है और सेव पूरी खाना शुरू करती है। उसकी आंखों से मिर्ची के मारे आंसू बहते हैं, लेकिन फिर भी वो सेव पूरी खत्म करके ही दम लेती है और कंपटीशन में आखिर तक बने रहने के लिए उसे इनाम मिलता है। तभी जब वो मिर्ची से सीसी कर रही होती है तो निशांत उसे ठंडे पानी की बोतल देता है और वो सारा पानी पी जाती है। इनाम के लिए इतना तीखा सेव पूरी खा बैठी तुम? बिल्कुल नहीं, बात इनाम की नहीं, बात सेव पूरी की थी, जिसे खाने का मौका मैं नहीं छोड़ सकती, क्योंकि सेव पूरी मेरी मनपसंद है। तुम भी ना सेव पूरी के लिए पागल हो गई हो। हाँ वो तो मैं हूँ, और शादी के बाद हफ्ते में एक बार मुझे सेव पूरी खिलाने के लिए बाहर ले जाना पड़ेगा तुम्हें। जो हुकुम मेरे आका। तभी स्मिता मुस्कुराने लगती है तो निशांत प्यार से उसकी ओर देखते हुए उसका सर सहलाने लगता है। नंदिनी की सास मीनावती नंदिनी के मायके जाने के बाद घर के काम के लिए चमेली नाम की एक गरीब नौकरानी को रख लेती है। चमेली घर के सारे काम अच्छे से किया करती थी। एक रोज वो नाश्ता बनाकर टेबल पर लगा रही होती है कि तभी अचानक वो खांसने लगती है। सामने से मीनावती और उसके बेटे को आता देख वो अपनी खांसी रोक लेती है। बड़ी जल्दी नाश्ता तैयार कर दिया तूने, चाय कड़क तो बनाई है ना? माँ कैसी बातें कर रही हो आप? चमेली जो भी बनाती है अच्छा बनाती है। इसके आने के बाद कम से कम आपको घर में काम करने की जरूरत तो नहीं पड़ती और मुझे भी खाने की टेंशन नहीं रहती। हाँ तो कोई एहसान थोड़ी करती है, उसी हिसाब से पैसे भी तो लेती है तू। चुप क्यों खड़ी है, मौन व्रत है क्या? तभी खांसी के चलते मुंह बंद किए खड़ी चमेली अचानक से जोर जोर से खांसने लगती है तो ऋषभ उसे पानी देते हुए कहता है, क्या हुआ चमेली, तबीयत ठीक नहीं है क्या तुम्हारी? हाय हाय कलमुही, कम से कम हाथ रख कर तो खास, अपने साथ साथ मुझे भी बीमार करेगी क्या? माफ करना मालकिन, अचानक से खांसी शुरू हो गई। हाँ तो मुंह पर पल्लू रख ले बेअक्ल, और नाश्ता लगा दिया तो जाकर काम कर ले। तुम बीमार हो तो छुट्टी ले लेती एक दिन की। नहीं साहब मैं ठीक हूँ, खांसी ही है, ठीक हो जाएगी, आप खाना खाइए ना। अरे तू क्या इस गरीब नौकरानी की चिंता कर रहा है? फ्रिज से निकाल कर ठंडा पानी पिया होगा इसने, और क्या। इसके घर में तो ठंडा पानी होगा नहीं, तो बस मौका मिलते ही गटकने लगती होगी, और अभी बीमार होकर यहाँ दिखा रही है ताकि छुट्टी मिल जाए। मालकिन मुझे ठंडा पानी पीने की आदत नहीं है, हम गरीबों के लिए पानी ही बहुत है, चाहे वो ठंडा हो या ना हो। छुट्टी क्यों चाहूंगी, उसमें तो मेरा मेरा ही नुकसान है ना। हाँ हाँ भाषण बंद कर और सफाई कर ले, सारे कमरे गंदे पड़े हैं। जी मालकिन। चमेली रसोई की ओर चली जाती है। गरीब चमेली अपने पति और 9 साल के बेटे जीतू के साथ एक छोटे से मकान में रहती थी। गरीबी के चलते चमेली नौकरानी का काम करती थी और उसका पति मजदूरी करता था। चमेली मैनावती के घर काम मिलने पर बहुत खुश थी, लेकिन मैनावती उसे छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत सुनाया करती थी, जिसके चलते चमेली तबीयत खराब होने पर भी उसे नहीं बताया करती और ना ही छुट्टी लिया करती थी। एक रोज वो थकी हारी पल्लू से पसीना पहुँचते हुए घर आती है और देखती है उसका पति चूल्हे के सामने बैठा खाना बना रहा होता है और उसका बेटा खाट पर बैठा पढ़ रहा था।
तभी वो अपने पति से कहती है, अरे अरे ये आप क्या कर रहे हैं? मैं बना लूंगी खाना, हटिए। कोई बात नहीं, आराम से बैठो, मैं कर रहा हूँ। वैसे भी तुम बहुत थकी हुई सी लग रही हो। हाँ, मुझे भी कमजोरी सी महसूस हो रही है। तुम बीमार तो नहीं हो ना? कहो तो मैं डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। नहीं जी, थकान की वजह से थोड़ी कमजोरी है बस, और फिर दवाइयों में खर्च करने के लिए पैसे नहीं है हमारे पास। मैं आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो। तुम आराम कर लो थोड़ी देर, मैं जीतू को तब तक खाना खिला देता हूँ। चमेली को फिर से खांसी होना शुरू हो जाती है तो विनोद उसे पानी ला कर देता है, जिसके बाद वो खाट पर सो जाती है। थकान के कारण उसे नींद आ जाती है और वो खाना भी नहीं खाती। अगली सुबह वो घर का सारा काम निपटाकर अपने बेटे को स्कूल भेजकर काम पर पहुंचती है तो देखती है कि मीनावती की बहू नंदिनी मायके से वापस आ चुकी थी। उसे देखकर चमेली कहती है, नमस्ते बेबी जी, मैं चमेली। हाँ हाँ, सासू माँ ने बताया मुझे, तुम ही काम करती हो ना यहाँ? हाँ बेबी जी, माफ करना, वो आने में थोड़ी देरी हो गई मुझे। मैं अभी बर्तन साफ करके नाश्ता तैयार करती हूँ। अरे पर नंदिनी अपनी सास के कंधे पर हाथ रख उसे बोलने से मना कर देती है और चमेली रसोई की ओर चली जाती है। दोपहर के समय नंदिनी अपनी सास की दवाई लेकर हॉल में उसे देने आती है तो उसकी सास कहती है, बहू, दवाई तो मैं खा ही लूंगी, पहले ये बता सुबह तूने मुझे बोलने से रोका क्यों? मैं तो कहने वाली थी उस नौकरानी से कि तू आ गई है घर संभालने के लिए, इसलिए दरवाजे से उल्टे पांव लौट जाए। सासू माँ, वो गरीब नौकरानी है, उसकी हालत देखी है आपने? फटी सी साड़ी में कमजोर शरीर, काम करते हुए हाथ सूखे पड़े हैं उसके। अब ऐसे में हम उसे अचानक से काम से निकाल देंगे तो वो कहाँ जाएगी? अरे हमें क्या पता, अब गरीब है तो क्या हमारे घर में पलेगी? सासू माँ, ऋषभ ने कहा था कि चमेली अपने काम में कोई कमी नहीं रखती, तो फिर ऐसे उसे काम से निकालना ठीक नहीं रहेगा। ठीक है, तेरे जो जी में आए कर। उनकी ये सारी बातें छत से कपड़े ला रही चमेली सुन लेती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। समय बीतता है, सब ठीक चल रहा होता है, लेकिन काम करते करते चमेली अपनी तबीयत की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाती है, जिसके कारण उसकी थोड़ी खराब तबीयत और ज्यादा बिगड़ने लगती है। उसकी आंखों के नीचे काले धब्बे पड़ जाते हैं। एक रोज वो बर्तन धो रही होती है तो उसे चक्कर से आने लगते हैं। वो गिरने ही वाली होती है कि तभी नंदिनी उसे संभालते हुए कहती है, चमेली, तू बीमार है क्या? क्या हुआ है तुझे? कुछ नहीं बेबी जी, मैं ठीक हूँ। वो सुबह खाना नहीं खाया था तो शायद उसकी वजह से ही चक्कर आ गए। बोलते ही बोलते वो खांसने लगती है। चमेली अपने मुंह पर हाथ लगाती है तो देखती है कि खांसी करते हुए उसके मुंह से खून निकल रहा होता है। ये देख नंदिनी भी डर जाती है, इसलिए वो उसे घर जाने के लिए कहती है। चमेली पल्लू से मुंह ढके खांसते हुए घर जा ही रही होती है कि वो सामने से आ रही मीनावती से टकरा जाती है। तो मीनावती उसके मुंह पर लगा खून देखकर कहती है, ये क्या हुआ है तुझे, ये खून? वो कुछ नहीं सासू माँ, चमेली की थोड़ी तबीयत खराब है, इसलिए मैंने उसे छुट्टी दे दी। तभी कमजोरी के कारण चमेली चक्कर खाकर गिर पड़ती है। कुछ देर में नंदिनी डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर नंदिनी का चेकअप करके बताते हैं, देखिए, इन्हें टीबी है और अब तक इनका कोई इलाज भी नहीं हुआ है, जिसकी वजह से इनकी हालत इतनी खराब है। टीवी? डॉक्टर साहब, ऐसा नहीं हो सकता। हाय दैया, ये तो गरीब बीमार नौकरानी निकली। अब ये बीमार नौकरानी यहाँ काम नहीं कर सकती। अरे इसकी ये बीमारी मेरे परिवार को लग गई तो? देखिए, आप लोग शांत हो जाइए और चमेली, तुम अपना इलाज करवाना शुरू करो। समय पर इलाज होगा तो तुम ठीक हो जाओगी। फिलहाल मैं चलता हूँ। डॉक्टर वहाँ से चला जाता है तो मीनावती चमेली की बीमारी के बारे में जानकर बीमार नौकरानी को जबरदस्ती घर से निकाल देती है। चमेली घर जाकर अपनी बीमारी के बारे में अपने पति को बताती है तो वो हैरान होकर कहता है, तुम्हारी तबीयत इतनी खराब थी और मुझे भनक भी नहीं पड़ी। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा तुम्हारे इलाज के लिए मैं पैसे कहाँ से इकट्ठे करूँगा। मुझ गरीब नौकरानी के बीमार होने का पता चला मालकिन को, तो उन्होंने मुझे काम से निकाल दिया। हम गरीब के पास खाने को मुश्किल से हो पाता है, अब बीमारी का इलाज कैसे होगा? देखो चमेली, तुम ज्यादा मत सोचो, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ, तुम ठीक हो जाओगी। बस अपनी तबीयत के बारे में सोचो। समय बीतता है। विनोद चमेली के इलाज करवाने के लिए पैसे जमा करने के लिए दिन रात मेहनत करता है तो चमेली की तबीयत और बिगड़ जाती है। एक रोज जब दोनों क्लिनिक जा रहे होते हैं तब नंदिनी हाथ में एक लिफाफा लिए वहां आती है और चमेली को देते हुए कहती है,
चमेली, इतने दिन तूने मेरे घर का काम संभाला और मुझे खबर तक नहीं हुई कि तू बीमार है। ऊपर से सासू माँ ने तेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया, इसलिए मैं तेरी मदद करना चाहती हूँ। ये पैसे रख, तेरी इलाज में काम आएंगे। देवी जी, ये मैं कैसे ले सकती हूँ? मुझ गरीब बीमार नौकरानी की किस्मत ही खराब है। मैं तेरी मदद करना चाहती हूँ चमेली, और इससे एहसान मत समझ। बस इससे अपना इलाज करवा ले तो ठीक होकर वापस काम पर आ जाना। नंदिनी का ये बड़प्पन देख चमेली वो पैसे ले लेती है और उसका पति नंदिनी का शुक्रिया करता है और साथ ही उसके पैसे धीरे धीरे लौटाने का वादा भी करता है। समय बीतता है और चमेली का इलाज शुरू हो जाता है। इस तरह नंदिनी इंसानियत का फर्ज निभाते हुए अपनी गरीब बीमार नौकरानी की मदद करती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।